नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू। 26 फरवरी को बुलाई स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक, तो कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर संभावित प्रत्याशियों का ले रहे फीडबैक। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का उत्तराखंड दौरा। कहा, जो देश के मुद्दे होंगे भाई उत्तराखंड के भी मुद्दे होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराधों पर साधा सरकार पर निशाना। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को भी उठाया। हल्द्वानी हिंसा के 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना जलाने वाले अयाज अहमद भी दबोचा। पुलिस ने अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया पर भी किया केस दर्ज। काशीपुर में रिश्वतखोर पटवारी के समर्थन में आए वकीलों और लेखपालों ने किया विजिलेंस का विरोध। पटवारी को बताया निर्दोष, निष्पक्ष जांच की मांग। जसपुर में भी पटवारियों ने की हड़ताल। वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर। बारिश कम होने की वजह से बढ़ सकती है वन अग्नि की घटनाएं। मंत्री सुबोध उनियाल ने आम जनता से की सहभागिता की अपील। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में भाजपा का लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई। बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगा। हमने हर लोकसभा के प्रेक्षक तय कर दिए हैं। उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भाजपा द्वारा जनता के बीच में जाकर संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी उसे निभाने का काम करूंगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार जनता के हित में लगातार फैसला कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का भी काम करेगी। देखिए, मैं इस बैठक का हिस्सा नहीं थी। मैं मात्र मुलाकात करने यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जिस किसी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, क्योंकि वैसे भी जिस प्रकार से दामे जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जनता का मनोभाव के अनुसार में निर्णय हो रहे हैं, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स के सेक्टर में कह लो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों के सेक्टर में कह लीजिए, लगातार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है। तो एक अनुकूल वातावरण है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। लगातार तैयारी बीजेपी की ओर से देखी जा रही है और बीजेपी इस बात का दम भी भर रही है कि अब की बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जो हैं बीजेपी के कब्जे में होंगी। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं? निश्चित रूप से हूँ कि भाजपा उत्तराखंड जो प्रदेश भाजपा है उसने अपनी कमर जो है वो चुनाव को लेकर कस ली है, क्योंकि लगातार भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश कार्यालय में आकर, प्रदेश मुख्यालय में आकर लगातार बड़ी बैठकें ले रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव में जा रही है उन मुद्दों की समीक्षा की जा रही है। इससे पहले जिस तरीके से भाजपा ने अभियान चलाया था, चाहे वो दीवार लेखनी की बात कर ली जाए या गाँव जोड़ो अभियान की बात कर ली जाए या बूथ लेवल की बात कर ली जाए कि किस तरीके से बूथ लेवल पर हर एक व्यक्ति को जोड़ा जाए, तो इसको लेकर कल ही जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं BL संतोष, उन्होंने यहाँ पर बैठक ली है। इसके साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं अब जो भाजपा पार्टी है उसने जो है एक पैनल बनाया है और वो पैनल जो प्रत्याशी है जिन्होंने अपनी 5 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारी जग जाहिर की है, उसको लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि पार्टी ने अब 26 फरवरी को खुद जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने खुद ये कहा है कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो है वो बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो राज्य की 5 लोकसभा सीट है वहां पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा और उसके बाद
जो राष्ट्रीय नेतृत्व का पैनल है उसे भेज दिया जाएगा और जो भी अंतिम मोहर होगी, जो भी चुनाव के दौरान जिस भी प्रत्याशी को खड़ा करने की बीजेपी ने अगर घोषणा की है तो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की बैठक है वो उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। हालांकि क्योंकि प्रत्याशियों के उम्मीदवार जो यहाँ पर हैं, उम्मीदवार कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी घोषणा कर ली है। चाहे पौड़ी लोकसभा की सीट की बात कर ली जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट पर तकरीबन 5 से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जग जाहिर की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसको लेकर एक मिशन को लेकर चल रही है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो कि पार्टी में टूट पड़े। इससे पहले पार्लियामेंट की बोर्ड की जो बैठक है उसको लेकर कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की घोषणा की जाए और जो भी वो पैनल तय करेगा उसके बाद राष्ट्रीय पैनल के पास जाएगा और राष्ट्रीय पैनल ही उन नामों की घोषणा करेगा। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सरकार द्वारा गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर के कांग्रेस गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करेगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने विधायकों से ही पूछना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर देहरादून में सत्र करने की बात क्यों की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सिर्फ मुद्दा विहीन राजनीति पर विपक्ष उतर आया है। अच्छा होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों से पहले पूरी पूछताछ कर ले। पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचे। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय है उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है उसको आगे बढ़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि जो देश के मुद्दे होंगे वही उत्तराखंड के भी मुद्दे होंगे, चाहे देश के किसान का मुद्दा हो या फिर देश के जवान का। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई के साथ महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी हम जन जन तक जाएंगे और बीजेपी सरकार का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही अलका लांबा ने कहा कि आरएसएस के कहने पर बीजेपी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एड़ी से चोटी का जोर लगाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को 1 इंच भी आरएसएस के मुताबिक नहीं चलने देंगे। किसी एक क्षेत्र और राज्य का चुनाव नहीं, जो मुद्दे देश के वो मुद्दे उत्तराखंड के। देश के किसान का मुद्दा देश का उत्तराखंड का मुद्दा है। देश के जवान का, सरहदों का, देश की सुरक्षा का मुद्दा देश और उत्तराखंड का भी। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा देश का और उत्तराखंड का भी मुद्दा है। महिलाओं के साथ अंकिता भंडारी और जितने भी हमारी बेटियों के साथ देश में हो या यहाँ पर अपराध है, न्याय नहीं है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है बिल्कुल, तो ये सारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहीं और देहरादून के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए देश में महिलाओं पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर सरकार पर जमकर हमले बोले। वहीं इसके साथ उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को भी उठाया और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा निकालने की बात कही। इस बात पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही उन राज्यों की हालत क्या है पहले यह देखे। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप में झांकना चाहिए। जहां उनकी सरकारें थीं वहां पर क्या हुआ करता था। मैं उत्तराखंड और देवभूमि की बात तो ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यहाँ महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अत्याचार हो या किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार हो, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक की आप किसी भी घटनाक्रम को यदि दुर्भाग्यवश इस देवभूमि में हो भी गई हो तो आप ये देखेंगे कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है। इस बार की चारधाम यात्रा दिव्य और भव्य होगी। इसकी जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी। सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार की यात्रा दिव्य और भव्य होगी। सड़कों और आपदाओं से निपटने को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार रास्तों को बना रही है, साथ ही जहां एवलॉन्च होगा और पहाड़ गिरेगा वहां जेसीबी तैनात की जाएगी ताकि यात्रा में रुकावट न आए।
हमारी सब तैयारियां हो गई हैं। उसके बाद जो है चार धाम यात्रा की तैयारियां हमारी शुरू होंगी और इस समय बड़ी भव्य यात्रा हम करने जा रहे हैं। और इस समय शीतकालीन यात्रा जो है आपके खरसाली, मुखबा, ऊखीमठ और पांडुकेश्वर और जोशीमठ में हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे बर्फबारी पड़ेगी लोग यहाँ औली भी जाएंगे और औली के आगे एक टिमरसेन महादेव है जहाँ पर स्वयंभू लिंग बनते हैं और अमरनाथ के तर्ज पर हम चाहते हैं कि वहाँ भी पर्यटन बढ़े। तो सभी संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और निश्चित रूप में आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी हम अयोध्या होकर के आए, वहाँ दर्शन करके आए और हमको धामी जी अपने साथ ले गए, बड़ा उन्होंने कृतार्थ किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बार सभागार में मुख्य न्यायाधीश पहुंची, जहां रितु वाहारी ने कहा कि न्यायालय 15 से 20 युवा अधिवक्ताओं की तलाश कर रही है, जिनको अनुभव मिलेगा न्यायालय के लिए भी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की कुछ मांगे पहले से ही विचाराधीन हैं और उस पर गौर किया जाएगा। We will look into what the bar is wanting. They want a generator set, they want Wi-Fi for all the advocates, and that is already under consideration. So I think it will help the young lawyers. And they want a pathway during rainy season. We will look into that. कर रहे हैं हम यंग एडवोकेट्स को हायर करने की स्पीड में हैं। अगर 15-20 लॉयर्स हमें यंग मिल जाएंगे वो ओल्ड केसेस में हमारी हेल्प करेंगे। हमने ऑलरेडी फाइल्स 2 कोर्ट रूम्स में पहुंचा दी हैं। सो हमें सिर्फ 15-20 यंग लॉयर्स चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस तक, 5 साल, तो वो काम करेंगे तो उनको भी लर्निंग हो जाएगी, कोर्ट की भी। विगत दिवस काशीपुर तहसील में विजिलेंस टीम द्वारा एक पटवारी को आय प्रमाण पत्र के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिस पर वकीलों और समस्त लेखपालों द्वारा जमकर विजिलेंस का विरोध किया गया। पटवारी को निर्दोष बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच मांगी गई और पकड़े गए पटवारी के समर्थन में खड़े हुए तो उक्त प्रकरण में जसपुर के पटवारी भी बिना किसी सूचना के कार्य बंद कर हड़ताल पर चले गए, जिसके विरोध में जसपुर विधायक ने अपनी लिखित शिकायत पत्र जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के नाम जसपुर उप जिलाधिकारी को सौंपी और बिना सूचना दिए काम बंद कर हड़ताली कर्मचारी लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उप निरीक्षक कांस्टेबल उसको पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, किसी गाँव में शिकायत। विजिलेंस क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया है, उसके लिए बधाई के पास। लेकिन मुझे आज अब तक तो हुआ, जैसे मैं तहसील आया, कि हमारे जो लेखपाल यहाँ के कुछ वर्कबुक स्ट्राइक पर चले गए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीएम में लेटर दिया है शिकायती पत्र कि मेरी शिकायत ये है कि जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर गए हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि उसकी अभी जाँच भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने जो है उसके समर्थन में खड़े हो गए, इसका मतलब ये भ्रष्ट अधिकारी के सपोर्ट में, तो इनकी भी जांच हो। नैनीताल आंचल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि में मुकेश सिंह वोरा का एकमात्र नामांकन होने पर उनका नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष चुना जाना लगभग सुनिश्चित हो गया है। बता दें कि दुग्ध संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी संचालक मंडल के सदस्यों के साथ अध्यक्ष पद पर भी सिर्फ एक ही नामांकन हो पाया है। इस पर दुग्ध संघ उत्पादकों, दुग्ध संघ कर्मचारियों एवं भाजपा के अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं चुनाव अधिकारी ने यह बताया कि 29 फरवरी को न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी। हमारे पास एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई है और वही दाखिल भी हुआ है और अभी नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया गतिमान है। नामांकन पत्र की जांच के बाद उसके जो भी नामांकन पत्र में आपत्ति अगर कोई लगाना चाहता है सदस्य निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं तो वो आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आपत्ति की जांच की जाएगी, तत्पश्चात फिर जो अंतिम वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा एवं दंगे के बाद अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो हैदराबाद से आए एक युवक सलमान का है, जो बनभूलपुरा के दंगे में प्रभावित लोगों को रुपए बांटते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीना ने बताया कि युवक से पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है। वहीं नगर निगम की तहरीर पर पुलिस ने अब्दुल मलिक, उनकी पत्नी साफिया मलिक, अब्दुल रजाक, अख्तियारी बेगम, नवी राजा खां एवं गोस रजा खां पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने, अवैध प्लॉटिंग जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है। किसी व्यक्ति द्वारा
कुछ लोगों को पैसा बांटने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल हमने ली है और उसमें जांच कर रहे हैं। इसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम और बाकी अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक अभियुक्त और अयाज अहमद नामजद हैं। उधर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस एफआईआर में हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक, नवी रजा खां, गोस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इन सभी 5 आरोपियों पर राजकीय विभागों और झूठे शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगा है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फुल ब्रांच जो उपद्रव हुआ था उसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हुई थी। तीनों एफआईआर में जो है हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। जो सबसे पहले वाली एफआईआर है जिसमें थाने के ऊपर हमले के मामला और पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल बम और गोलीबारी का जो मामला है, उसमें आज 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अयाज अहमद एक अभियुक्त जो है नामजद अभियुक्त है, आज इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही जो नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर जो हमले का मामला था उसमें एक गिरफ्तारी आज उसमें भी, इस तरीके से आज 4 गिरफ्तारियाँ हुई है। अब तक इस सारे प्रकरण में 78 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। बुलपुरा थाना क्षेत्र में मलिका बगीचा नाम से एक क्षेत्र जाना जाता है, जिसको जो मूलतः कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था। उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा जमीन का 1946 के आसपास लीज हुई थी। बाद में लीज रिन्यूअल हुई, फिर लीज की अवधि समाप्त हुई और राज्य सरकार में मर्ज हुई। उसी ज़मीन को लेकर के कुछ लोग षड्यंत्र के तहत एक मृतक व्यक्ति अब्दुल रजा नाम का उपयोग करते हुए बार बार एप्लीकेशन दिए गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय में 2007 में एक रिट याचिका दायर करने का तथ्य प्रकाश में आया है और हमें वो भी गलत लगता है। उसमें एफिडेविट भी लगाया गया है, वो भी हमें गलत लगता है, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी पत्नी ने ही प्रमाणित करी है कि 1988 में हो चुकी है। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसको देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है और इस साल बारिश कम होने की वजह से वातावरण में नमी कम है। इस वजह से वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाना वन विभाग के लिए चुनौती बन सकता है। बीते 3 साल पिछले वर्ष वन अग्नि की 35 घटनाएं हुई। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता की सहभागिता जरूरी है। इसको लेकर हमने प्रथम चरण में 72 गाँव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन अग्नि ग्राम प्रबंधन समिति बनाई, जो वनों की मॉनिटरिंग करने का काम करेगी और वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी। पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा इस वर्ष पहली बार विंटर्स में भी जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी, क्योंकि बारिश नहीं थी, मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया था। लेकिन विगत दिनों जो पानी पड़ रहा है इससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल बढ़ा है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो 22-23 में ये हम लोग और वर्षों के मुकाबले 50% तक अंकुश करने में सफल हुए थे और विगत वर्ष मात्र और वर्षों के मुकाबले 20% ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि वनाग्नि की घटनाएं निरंतर कम होते रहें और इसीलिए इसमें जन सहभागिता, मैंने कहा बिना जन सहभागिता के किसी भी आपदा को आप रोक नहीं सकते। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी के द्वारा जोशीमठ नगर पालिका के सभागार में आने वाली महाशिवरात्रि को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोशीमठ नगर के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इस दौरान ब्रह्मकुमारी समाज सेवा प्रभाग के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया। से तो 8 मार्च की शिवरात्रि है, परंतु हमें सभी जगह कार्यक्रम रखे हैं तो अलग अलग डेट में। तो आज का कार्यक्रम जोशीमठ में रखा गया था शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, क्योंकि शिव परमात्मा पिता सर्वात्माओं के पिता है, उनसे लोग आज अपरिचित हो गए हैं। क्योंकि इसीलिए आज परमात्मा से हमारा संबंध न होने के कारण सुख शांति हमारे जीवन से संन्यास लेती जा रही है, ताकि मनुष्य आत्मा पुनः परमात्मा को याद करें, उसको पहचाने, उससे अपना संबंध जोड़े और राजयोग के द्वारा परमात्मा से सुख शांति की प्राप्ति कर सकें।
हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि गोलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए आज से उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन विष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए यहाँ ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत गुरुवार को पिथौरागढ़, हल्द्वानी मुनस्यारी, हल्द्वानी चंपावत हवाई सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। हेली सेवा के प्रथम दिन हल्द्वानी से एक सवारी मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत आई और एक सवारी चंपावत से हल्द्वानी गई। इससे पूर्व जिला पंचायत सभागार में चंपावत से हेली सेवा का वर्चुअली शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू। 26 फरवरी को बुलाई स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक, तो कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर संभावित प्रत्याशियों का ले रहे फीडबैक। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का उत्तराखंड दौरा, कहा जो देश के मुद्दे वही उत्तराखंड के भी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध पर साधा, सरकार पर निशाना। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को भी उठाया। हल्द्वानी हिंसा के 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, थाना जलाने वाला अयाज अहमद भी दबोचा। पुलिस ने अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया पर भी किया केस दर्ज। काशीपुर में रिश्वतखोर पटवारी के समर्थन में आए वकीलों और लेखपालों ने किया विजिलेंस का विरोध, पटवारी को बताया निर्दोष, निष्पक्ष जांच की मांग। जसपुर में भी पटवारियों ने की हड़ताल, बिना किसी सूचना के कार्य किया बंद। वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर, बारिश कम होने की वजह से बढ़ सकती हैं वन अग्नि की घटनाएं। मंत्री सुबोध उनियाल ने आम जनता से की सहभागिता की अपील। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।